नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंट इन प्रेजेंट तोश रावत पॉडकास्ट में। दोस्तों, आपने हमारा 5वां एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें हमने लक्षदीप चंद्रा जी के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में बातें करी थी। बट आज का ये एपिसोड उसका एडवांस वर्जन होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो छत्तीसगढ़ रायगढ़ के ही एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर और कुक बुक शेयर्स के फाउंडर मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव हैं। कुक बुक शेयर्स एक फूड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप रायगढ़ सिटी के फूड से रिलेटेड कैफ़े, चौपाटी, होटल, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और एक्सप्लोर करिए। अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर बनना चाहते हो तो आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। हमने इन डेप्थ बातें करी है कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस के बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। मुझे भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला सौरभ भैया से, और आप भी सीखिए, एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्रिंट इन द प्रिंटिंग हब ने। प्रिंट इन बनाती है इस तरह के कस्टमाइज टी शर्ट्स आप ही के चूज किए हुए डिज़ाइन में। इसकी प्रिंट क्वालिटी और टी शर्ट की क्वालिटी इसे बनाती है बेस्ट कस्टमाइज टी शर्ट्स ब्रांड फॉर एवरीवन विद हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। सो अभी ऑर्डर करिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्रिंट इन के व्हाट्सएप नंबर पर और पहनिए अपना खुद का स्टाइल। स्वागत है सौरभ भैया टीआर पॉडकास्ट में। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक भैया। और बने छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना। बने ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, मतलब इतना बढ़िया सेटअप है पॉडकास्ट का, और अपने रायगढ़ में होना ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जैसा मैं देखा ना सेट, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच भैया। और थोड़ा नर्वसनेस भी है क्योंकि पहला पॉडकास्ट है ना, इस वजह से। सबसे पहले आपका ये जो ब्रांड नेम है कुक बुक शेयर्स, इसकी स्टोरी से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई कुक बुक शेयर की? कुक बुक शेयर्स का मतलब दिमाग तो ऐसा है कि बचपन से ही मेरे को वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब पहले जब नोकिया वाला मोबाइल होता था उसमें भी हम लोग काफ़ी वीडियोस बनाते थे। 2008-2009 की बात है, उस समय वो कीपैड वाला होता था, उसी से वीडियो बनाते थे सब लोग। तो वहीं से वीडियो बनाते बनाते मतलब बचपन से ही मेरे को वीडियो बनाने का शौक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अब बीच में बाहर पढ़ने चले गए, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया, कर नहीं पाए। उसके बाद दिमाग में आया कि कुछ तो करना ही है। अब जैसे मान लो वीडियो बनाने का हमको शौक है, किसी न किसी का वीडियो तो बनाना ही है। तो मैं दिल्ली में जॉब करता था। मतलब दिल्ली से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। वहां से मेरी जॉब भी लग गई वहीं पे। तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग मतलब ठेले में मोबाइल लेके वीडियोस बना रहे थे। वो एक्चुअली में फूड ब्लॉगर्स थे, मैं जानता नहीं था फूड ब्लॉगर्स। और शुरू से मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक है सोशल मीडिया में, काफ़ी एक्टिव रहता हूँ मैं। 2013 या 14 से इंस्टाग्राम आया शायद, उस समय से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ फेसबुक में। उसके पहले ओरकुट चलाते थे, फिर फेसबुक आया, उसके बाद इंस्टाग्राम आया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव था। तो मैं सोचा कि कुछ अपन भी करते हैं, मतलब फूड ब्लॉगिंग करते हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ है, मतलब मेरे को खाने का भी शौक है, वीडियो बनाने का भी शौक है। तो मैं सोचा कि अपन एक काम करते हैं, फूड ब्लॉगिंग ही करते हैं। तो लॉकडाउन का टाइम था 2020 लगभग। तो उस समय आप देखे होंगे कि व्हाट्सएप में काफ़ी लोग अपने फूड वीडियोस को शेयर करते थे, मतलब फूड पिक्चर्स और स्टोरीज। जैसे अब लॉकडाउन लगा है तो कुछ तो है नहीं, तो लोग गोलगप्पा घर में बना रहे हैं, कोई पाव भाजी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग जो डिशेस वो बना रहे हैं उनको अपने पेज में डालेंगे। जो भी इंस्टाग्राम पेज मैंने खोला था 27 मई को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपना पेज बनाया था, मेरे को याद है जहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने उसी से शुरुआत की। मैं लोगों को बोलता था, जैसे व्हाट्सएप में देखता था तो लोगों को बोलता था कि आप अपनी डिशेस शेयर कीजिए मेरे से। तो फिर उसका एक नाम भी रखना था। तो पहले मैं रायगढ़ नाम से ही रखा था, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, रायगढ़ शेयर या ऐसी कुछ था। तो उसके बाद मैं सोचा कि कुछ अलग नाम रखते हैं, मतलब जो रिलेट करे पेज को, क्योंकि आप जैसे कोई डिश बना रहे हो तो उसको शेयर कर रहे हो मेरे को, और मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा हूँ। मतलब आपके डिश के लिए वो प्लेटफॉर्म हो गया एक टाइप से। तो फिर मैंने कुक बुक शेयर्स नाम सोचा, मतलब ऐसे दोस्त लोगों ने रिकमेंड किया, कुछ गूगल में सर्च करके मेरे को लगा कि कुक बुक शेयर्स सही नाम है। तो उस मतलब डेट से उसका कुक बुक शेयर्स नाम पड़ गया। वाह।
पहले कुक बुक रायगढ़ था, ओके। फिर कुक बुक शेयर्स कर दिया मैं, ऐसा करते हुए ये नाम फाइनल हुआ। बहुत ही यूनिक नाम है और हाँ। लगता ही एक ब्रांड नेम है। हाँ। सो इसको लेके आपका मतलब क्या प्लानिंग है इसको लेके कि क्या करना है आगे इसके साथ? अभी तक तो मैं जैसे चाहता था, तो पहले तो इसको मैं चाहता था कि ऐसा शेयरिंग प्लेटफॉर्म टाइप का था, पर मेरा थोड़ा व्लॉगिंग करने का भी मन था। ओके। तो मैंने सोचा कि जब कुकबुक शेयर्स में जब लोग अपने डिशेस शेयर करते थे, फिर लॉकडाउन खत्म हो गया तो लोग डिशेस बनाना बंद कर दिए, तो फिर उसमें मेरे पास वो कंटेंट भी आना बंद हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को वीडियो बनाने का शौक तो है ही, और फूड ब्लॉगिंग वीडियोस तो मैं देखता ही हूँ, तो ऑडियंस भी थोड़ी आ ही गई थी, 500-600 फॉलोअर्स हो गए थे पेज पे। तो मैं सोचा कि मैं ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरा प्लानिंग था कि मैं रायगढ़ का फूड ब्लॉगर बनूंगा। जैसे रायपुर में भी फूड ब्लॉगर है, बिलासपुर में फूड ब्लॉगर है, दिल्ली में फूड ब्लॉगर है, लेकिन रायगढ़ में कोई फूड ब्लॉगर नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं रायगढ़ में फूड ब्लॉगिंग करूंगा। तो पहला वीडियो मैंने ऐसा प्रेम भैया का बनाया था, अगर आप जानते होंगे, रायगढ़ के बहुत फेमस भेलपुरी वाले भैया है जो कार्मल स्कूल के आगे लगाते थे बचपन में हम लोग जब जाते थे। तो वहीं से मैंने फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत की, तो वो एक जरिया बन गया, उससे काफ़ी लोगों की हेल्प होने लगी। मतलब मैंने जैसे प्रेम भैया का वीडियो बनाया, तो जहाँ भी प्रेम भैया का वीडियो जैसे ही डाला, पहली बार मैंने रायगढ़ सिटी पेज में डाला था, तो जैसी वो वीडियो डाला तो बहुत लोगों ने पसंद किया वीडियो को, क्योंकि वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं उनके बचपन से। तो वो जहाँ भी जाते थे लोग उनकी तारीफ करते थे। तो ऐसी 2-3 जगह का वीडियो मैं बनाया, वहाँ भी लोग जाने लगे खाने के लिए। तो मेरे को लगा कि ये शुरुआत हो गई है फूड ब्लॉगिंग की, तो फूड ब्लॉगिंग ही करेंगे। तो आगे मैं चाहता हूँ कि रायगढ़ वासियों के लिए एक फूड प्लेटफॉर्म बन जाए। जैसे कोई भी कुछ खाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहता है, कैफे के बारे में जानना चाहता है, तो फिर वो कुकबुक शेयर्स एक ऐसा जरिया रहे उनके लिए कि जहाँ पे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके और अपने हिसाब से जा सके जहाँ भी जाना है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी हैं अभी कि भैया बड़ी पार्टी करनी है, छोटी पार्टी करनी है, सैंडविच खाने का मन है, पिज्ज़ा खाने का मन है, तो कहाँ जाए। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आती है मेरे को कि भैया कहाँ जाना चाहिए। तो एक तरफ से कंसल्टेंट पेज भी हो जाता है, लोग कंसल्ट करते हैं कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। पहले क्या होता था, जैसे हम लोग को कहीं जाना है तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगता था कि कहाँ जाए या नई जगह कहाँ जाए, ऐसा होता था, और पता भी नहीं था कि कहाँ नया चीज़ खुला नहीं खुला, क्योंकि स्ट्रीट फूड हो गया या फिर कैफे वाले हो गए या छोटे कैफे वाले हो गए, उनका तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि क्या खुला नहीं खुला, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करते कभी भी। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन गया उनके लिए भी कि वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट ऑडियंस तक कर सके इस पेज के थ्रू। तो प्लानिंग यही है कि कुकबुक शेयर्स चलता रहे, रायगढ़ का एक बढ़िया फूड पेज बन जाए, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, उनके पैसे भी बचते रहे, कहाँ का अच्छा है कहाँ का खराब है वो भी पता चलता रहे। और खराब है तो ये भी है कि उनको फीडबैक देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गया वहाँ पे तो उनका एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो मैं वो रेस्टोरेंट कैफे या स्ट्रीट फूड वाले को एक फीडबैक भी देता हूँ कि भैया यहाँ पे लोगों को कमी लग रही है तो आप इम्प्रूव करो। तो वो एक तरफ से इम्प्रूव करने का भी काम करता है। बेसिकली इसमें ये अच्छा हो रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए उनके प्रोडक्ट के लिए मतलब बात भी कर रहे हैं, उसके लिए इम्प्रूवमेंट भी होता है उनके अंदर में, क्वालिटी बिल्डिंग होता है। ओके। और पहले क्या होता था, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे ओनर हो गया, उनके पास कोई भी ऑडियंस जा रही है तो वो उनको फीडबैक नहीं देती थी कि भाई उनको क्या खराब लगा क्या अच्छा लगा। लेकिन मेरे पेज में बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं मेरे को कि भैया यहाँ का सर्विस अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा, यहाँ का ये अच्छा लगा। ऐसा फीडबैक मेरे को आते रहता है, तो मैं उसको शेयर करते रहता हूँ उनको कि भैया इनको ये सबको ये अच्छा लग रहा है, सबको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप का। काफ़ी रेस्टोरेंट और कैफे ओनर्स पूछते भी है भैया कुछ ऑफर बताइए, ऑफर निकालने का। बहुत सारे लोग जो नया कार्ट शुरू करना चाहते हैं वो भी पूछते हैं कि भैया कोई कुछ ऐसा बताइए जो मैं ओपन करूं। जैसे स्मॉल वेंडर्स हैं जो अपना कार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी पूछते हैं भैया कि आप सजेस्ट कीजिए कि मैं ऐसा क्या सेल करूं जो बिकेगा रायगढ़ में ज़्यादा। या फिर कोई ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर है, वो फीडबैक लेता है कि भैया कैसा टेस्ट लोगों को पसंद आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी। बेसिकली आप एक फूड ब्लॉगर के साथ साथ एक कंसल्टेंट भी बन गए हो। हाँ, कंसल्टेंट। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई कैफे मान लो नया बनने वाला है, तो वो मेरे को बुला के बोलते भी हैं कि भैया इसके लिए कोई नेम सजेस्ट कीजिए, इंटीरियर सजेस्ट कीजिए, ऐसा भी होता है। तो अभी रिसेंटली कुछ
जगहों को मैंने रिनोवेट करने में हेल्प भी किया है एज एन Okay. कंसल्टेंट, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो। मेरे को लगता है कि आज से 5 साल पहले रायगढ़ में फूड के मामले में लोगों का एक्सपीरियंस सिर्फ स्ट्रीट फूड तक था, पर अब वो रेस्टोरेंट कैफेज तक आ गया है। पर उनको रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, उनको पता होना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। तो फीडबैक उनको मिलता है तो हेल्प होती है ऑडियंस की भी और रेस्टोरेंट ओनर्स की भी। किसी का रेट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा हो गया, तो उनको भी मैं फीडबैक देता हूँ कि आपका प्राइस ज्यादा हो रहा है, आप थोड़ा कम करो, ऑडियंस को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ऐसा भी होता है। बहुत ही बढ़िया भैया। मैंने एक वीडियो देखा था रायगढ़ सिटी पेज में, आपकी एक स्टोरी शेयर हुई थी। उसमें ये था कि जब आप दिल्ली में थे, आपने वहाँ पे के ब्लॉगर्स को देखा और फिर वहाँ रायगढ़ में अप्लाई किया उस चीज़ को। सो क्या सीखा वहाँ ब्लॉगिंग के बारे में ब्लॉगर्स से? मेरा तो सबसे बड़ा ये मिथ क्लियर हुआ कि भाई आप चाहो तो बिना कैमरे के मोबाइल से ही वीडियो बना सकते हो। मतलब पहले क्या सोचते थे लोग कि अगर कोई चैनल खोलना है, मतलब वो तो था भी 2016 से पहले या 15 से पहले लोग सोचते थे कि एक अच्छा कैमरा होना जरूरी है, तभी कोई वीडियो बनता है, तभी आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हो। मेरे को वहां से ये पता चला कि आप मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके चाहो तो अपना चैनल चला सकते हो। सबसे बड़ा सीख था। तो मेरे पास उस समय इन्फिनिक्स हॉट 8 करके एक मोबाइल था, मतलब ऐसी बेसिक मोबाइल था, कोई मेरा पुराना वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा वीडियो क्वालिटी। तो मैं उसी में शुरू कर दिया ब्लॉगिंग करना। लेकिन ब्लॉगिंग करते करते जब 2-3 वीडियो अच्छा चल गया, लोगों को पसंद आया, तब मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया अपने दूसरे मोबाइल में, पोको X3 मोबाइल में यूज़ करता था। और अभी रिसेंटली क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए मैं भी आईफोन ले लिया हूँ। फोन मैंने लिया ताकि लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा और कुछ नई क्वालिटी भी मिले लोगों को। इस वजह से हो सकता है आगे और कुछ भी क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपन करें। ओके, सो दिल्ली में लोगों की मेंटलिटी क्या है? आई मीन कि करियर के बारे में या कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या कैसे सोचते हैं वो लोग? वहां पे कंटेंट क्रिएशन तो उनके लिए प्योर बिजनेस है। उनको पता है एक्चुअली में कंटेंट से बिजनेस कैसे करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है। उनको सारे स्ट्रेटजीज पता है, कैसे आपको बूस्ट करना है ना, अपने कंटेंट को कैसे बढ़ाना है, कैसे आपको ग्रो करना है। ये सारी चीजें उनकी मेंटालिटी है और वो प्योर बिजनेस है वहां पे। वो उसको एज अ बिजनेस रन करते हैं। और आप जानते भी हो काफी सारे क्रिएटर्स काफी पैसे अर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते हैं कि क्रिएटर्स व्यूज से अर्न करते हैं, पर वो सबसे गलत है। सबसे बड़ा जो एक क्रिएटर के लिए इम्पैक्ट आता है वो आता है ब्रांड डील्स से। ब्रांड डील्स वो सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके। उससे पहले आपसे मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपके इंस्टाग्राम पर 8000 प्लस अभी फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, और आपने इसको अच्छे से मोनेटाइज करके भी रखा है। सो आपके हिसाब से इंस्टाग्राम या यूट्यूब दोनों में से किस में ग्रो करना आसान है? वैसे तो ग्रो करना दोनों में ही आसान नहीं है। आपको अपना कंटेंट इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इंस्टाग्राम में क्या होता है ना कि आपको एक क्राइटेरिया, आपके पास एक आज़ादी रहती है कि आप लोकली भी चाहो तो अपना चैनल रन कर सकते हो। जैसे कुकबुक शेयर्स है, वो रायगढ़ के लोगों के साथ रन कर रहा है। पर आप यूट्यूब में अगर जाओगे ना तो आपका जो कंटेंट है वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोज होता है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ लोकल ऑडियंस को लाना अपने पेज पे, तो इंस्टाग्राम में काफी इजी हो जाता है वो लाना। आप अपने ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हो, कौन आपको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। और यूट्यूब में अगर आप अपना कंटेंट डालते हो तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपको ऑडियंस मिलती है, जैसे मेरे पेज पे। इंस्टाग्राम जो है वो एकदम लोकल पेज है मेरा, रायगढ़ का ही पेज है। उसमें जितने भी ऑडियंस है 90% रायगढ़ है। और यूट्यूब में अप्रॉक्स 40% रायगढ़ के और 60% जो है वो बाहर की ऑडियंस है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो दोनों में कंटेंट बनाने में आपको सेम कंटेंट नहीं, सेम कंटेंट तो नहीं चलता। आपकी क्या स्ट्रेटेजीज? अगर आप इंस्टाग्राम में कंटेंट बना रहे हो तो उसमें ज्यादातर म्यूजिक कंटेंट्स ज्यादा चलते हैं, देखोगे आप। लेकिन आप यूट्यूब देखोगे तो उसमें व्लॉग वाले कंटेंट्स ज्यादा चलते हैं। कोई भी आप सर्च करोगे तो वॉइस ओवर वाली वीडियोस, ये सब वीडियोस ज्यादा चलती है। लेकिन इंस्टाग्राम में पूरा एल्गोरिदम ही अलग हो जाता है इंस्टाग्राम का। फूड ब्लॉगिंग में आपको बहुत से फूड टेस्ट भी करने होते हैं एंड बहुत से फास्ट फूड जो है अनहेल्दी होते हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि एक फूड ब्लॉगर के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं? फूड ब्लॉगर का सबसे बड़ा मेरिट तो यही होता है कि उसको बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, जैसे कि लोग सोचते हैं।
मतलब जब मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं करता था उसके पहले मैं स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाता था। ओके। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में जाना, क्योंकि उसका फूड महंगा होता है। स्ट्रीट फूड में तो आप 10-20 रुपए में खा लोगे, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको 100, 150, 200, 500 का तो खाना ही पड़ता है। गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो तो और ज़्यादा भी 1000 रुपीज़ तक का खाना पड़ता है। तो पहले मैं स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाता था, लेकिन जब मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू किया उसके बाद मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई की। जैसे एक बार मैं रायपुर गया था तो मैंने चारकोल डोसा ट्राई किया था, जो कभी किसी ने चारकोल डोसा। हाँ, अगर मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं कर रहा होता ना तो शायद मैं ट्राई भी नहीं करता, पर ऑडियंस एक्सपीरियंस के लिए ट्राई करना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी जो डिशेस है वो मेरिट है फूड ब्लॉगर्स के लिए, उनको खाने को मिलती है और कई बार फ्री में भी मिल जाती है खाने को। लेकिन डिमेरिट ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि घर में भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है। वो अनहेल्दी होता है एक्चुअली में। अगर आप बाहर जाओगे चाइनीज़ आइटम खाओगे तो उसमें अजीनोमोटो डाला होता है, आपने सुना होगा, MSG। वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी नुकसानदायक रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आपको सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं और टेस्ट करके बताना पड़ता है लोगों को कि कैसा है। तो एक तरफ से आप अपने हेल्थ को दांव पे लगा के फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब कुछ खाना चाहते हैं, मतलब बाहर का खाना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि ना आप फूड ब्लॉगिंग वीडियोस देखो, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी देखो, पर जब भी आप डिसीजन बनाओ तो आप हफ्ते में 1 या 2 ही दिन बाहर का खाओ। ऐसा नहीं कि मतलब आपको डेली बाहर का खाना है। कुछ भी फास्ट फूड या फिर अनहेल्दी चीजें हैं, जैसे फूड ब्लॉगिंग में जैसे मैं भी वीडियोस बनाता हूं, तो मैं ये नहीं कहता लोगों को कि आप उसको खाने ही जाओ, पर आप जितना कम हो सके उतना कम बाहर का खाओ। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप नहीं मानोगे, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इतने सारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वो असल में उनका मेन डाइट क्या होता है पता है? घर का खाना। इवन वो गुपचुप भी खा रहे हैं तो वो घर में खाते हैं। तो कोई भी सेलिब्रिटी से आप पूछोगे ना कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, तो बोलेंगे सिर्फ घर का खाना। मतलब आप समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है घर का खाना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सिर्फ अपने पर्सनल शेफ के साथ घर का ही खाना खाते हैं। वो तो शुगर भी वो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, हाँ। थोड़ा सा भी, बट एडवर्टीजमेंट में ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो लोग दिखाते हैं बस। आप कोल्ड ड्रिंक ही पी लो, उसमें इतने ग्राम शुगर होते हैं, लगभग 17 ग्राम शुगर या 18 ग्राम, 27 ग्राम तक भी शुगर होते हैं। कई सारे प्रोसेस्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कलर होते हैं, जबकि एक इंसान को एक दिन में 30 ग्राम ही शुगर मतलब कंज्यूमेबल है। कहा जाता है, प्रिफर किया जाता है। लेकिन आप जब एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पीते हो तो सीधा 17-18 ग्राम आपके अंदर शुगर ऐसे ही चले जाता है। तो सोच लो आप कितना नुकसानदायक हो सकता है। फूड ब्लॉगर के सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आपको ये सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। और कई सारे फूड ब्लॉगर हैं, दिल्ली के भी फूड ब्लॉगर्स हैं। एक फूड ब्लॉगर है जिनको मैं काफ़ी मतलब फॉलो करता हूँ पहले से ही। उनका कहना है कि सिर्फ फूड ब्लॉगिंग करते करते उनको डायबिटीज़ हो गया है। मतलब वो डायबिटीज़ पेशेंट है अभी, लेकिन फूड ब्लॉगिंग करते हैं। दिल से फूडी नाम है उनके चैनल का, मैं बता भी दे रहा हूँ चैनल। तो उनका कहना भी यही है कि ये सबसे बड़ा डिमेरिट होता है एक फूड ब्लॉगर के लिए, आपको सारी चीज़ें खानी पड़ती। बट मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम खाऊं। पहले जब मैं फूड ब्लॉगिंग शुरू किया था तो बहुत खाता था। मैं तो शुरू से ही बहुत खाता हूँ। स्ट्रीट फूड खाने का मेरे को बहुत शौक है। मैं सुबह शाम स्ट्रीट फूड ही खाते रहता था। काफ़ी ज़्यादा फूडी हूँ कह सकते हैं। हाँ, इसीलिए फूड ब्लॉगिंग चूज़ किया मैं। खाने का भी शौक और वीडियो बनाने का भी शौक, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मैंने फूड वाला लाइन चुना, ताकि मेरा भी फेवरेट रहे और मज़ा आए करने में। क्योंकि आप तभी किसी चीज़ को लंबे समय तक कर पाओगे जब आपको मज़ा आएगा उसमें। और जब मैं कोई भी शूट कंप्लीट करता हूँ या कोई भी मतलब फूड ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे को मज़ा काफ़ी आता है करने में। तभी इतने लंबे समय तक मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को लगता है। कि कंटेंट क्रिएशन में टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आपको पता है कि इतने समय तक पैसे भी नहीं कमाएंगे जी, अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे ये चीज़। बहुत से लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ड का मीनिंग ये है कि कुछ भी वीडियो क्रिएट करो और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक वीडियो क्रिएटर और एक इन्फ्लुएंसर में क्या फ़र्क है, इसको एक्सप्लेन करिए। वीडियो क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में बहुत ज़्यादा अंतर है। ओके।
एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है, एक तरह का आप बोल सकते हो मॉडर्न जमाने का ब्रांड एम्बेसडर। जैसे सेलिब्रिटीज क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को पकड़ते हैं, उसका ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, मतलब उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उस ब्रांड का एक चेहरा बनते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। इन्फ्लुएंसर भी वही है। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मतलब कुछ भी बोल के लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। कुछ भी मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, उसमें आकर्षित करने की क्षमता है, वो होता है एक इन्फ्लुएंसर। कंटेंट के थ्रू अपने कंटेंट जो वो बना रहा है उसके थ्रू। लेकिन एक वीडियो क्रिएटर जो होता है वो एक टाइप ऑफ हम लोग एडिटर कह सकते हैं। एडिटर क्या करता है, वीडियो एडिट करता है, उसके बाद उस वीडियो को क्रिएट करता है, तब जाके वो एक एंटरटेनिंग वे में एक वीडियो को बनाता है। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर एक वीडियो क्रिएटर हो और जरूरी नहीं कि वीडियो क्रिएटर एक इन्फ्लुएंसर हो। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन्फ्लुएंसर जो है उसका काम है किसी भी चीज को बताना और लोगों को प्रमोट करना मतलब लोगों को बताना, इस चीज के बारे में जानकारी देना। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई वीडियो क्रिएटर उस चीज में एक्सपर्ट हो, पर वो हो सकता है कि कुछ कंटेंट बनाने में, जैसे अपन देखते हैं कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में जो एडिटिंग होता है, उस वीडियो का जब पार्ट होता है, उसको मिक्स करके ऐसा बनाना कि वो लोगों के लिए इंटरेक्टिव हो, वो वीडियो क्रिएटर का काम होता है। तो लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि वो इन्फ्लुएंसर है कि वीडियो क्रिएटर है, क्योंकि दोनों ही टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, एक इन्फ्लुएंसर और एक वीडियो क्रिएटर। ओके, सो अब बात करते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर एक इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं। ओके, सो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो सबसे पहले तो आपको आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू किया तो मैं तो वीडियो क्रिएटर था ही, वीडियो बनाता ही था पहले से, बट मेरे को एक नीश पकड़ना था। तो वो नीश मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे फूड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। एक बार आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा तब आपको उस पर वीडियो बनाना शुरू करना चाहिए। एक बार वीडियो बनाना शुरू होगा ना तब आपको मजा आएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बस देखा देखी में कोई भी चैनल, कोई भी किसी का भी देख के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, वो कॉपी करते हैं और उनके व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं। मेरे को लगता है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको लाइक्स और व्यूज से आगे बढ़ना होगा। ओके, काफी सारे लोग जैसे अपने फॉलोअर्स कम हो रहे हैं कि देखते हैं फॉलो हो रहे हैं, अनफॉलो हो रहे हैं काफी लोग, तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये चीज एक इन्फ्लुएंसर के अंदर नहीं होना चाहिए। उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए सोचना चाहिए हमेशा, वही एक परफेक्ट इन्फ्लुएंसर है। लेकिन ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नीश क्या है। आपको पता होगा आपका नीश क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आपको लाइक्स फॉलोस नहीं मिलेंगे तो भी आप उसको क्रिएट करते जाएंगे। और किसी भी क्रिएटर को मेरे ख्याल से, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी वो शुरू कर रहा है तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो परफेक्ट हो गया है। उसको बेसिक सीखने में भी कम से कम 3 साल लगते हैं। ओके, कम से कम 3 साल तो उनको लगना ही है कुछ भी सीखने के लिए। उसके बाद वो कुछ आइडिया ला सकते हैं या कुछ ग्रो हो सकते हैं। हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जिनकी जो जिंदगी है रातों रात बदल जाती है। ऐसा नहीं देखते हैं कि वो वायरल हो गए अचानक से और हिट हो गए हैं, तो वो हम लोग को ऐसा लगता है कि उसका किस्मत अच्छा है कि वो आगे बढ़ गया है या आगे निकल गया है। बट एक्चुअल में क्या है, हो सकता है उसने कभी कोई और चैनल बनाया हो, कुछ और प्रैक्टिस किया हो, तब जाके वो क्रिएटर बना हो। क्योंकि जब मैंने फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि बहुत ईजी है। मतलब मैं सोचता था कि बस मोबाइल लेके जाना है और जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही बोलना है और मेरा वीडियो अच्छा बन जाएगा। पर एक्चुअल में हुआ कि जब मैंने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया और अपना आवाज सुना, आप भी जैसे सुनते होगे तो आपको भी लगता होगा कभी कभी, जो नए क्रिएटर्स होते हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कैमरे में क्यों नहीं आ रहा है। मेरे साथ भी होता है ऐसे। तो वो एक्चुअल में ये है कि ना उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए समय लगता है। आपको कैमरे में नेचुरल बनने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो चीज आती है टाइम के साथ, जब आप मेहनत करते हो पूरी तरह से, ग्रो होते हो तब जाके। क्योंकि मैंने जब फूड ब्लॉगिंग का शुरुआत किया था, जब पहला वीडियो मैंने अपना बनाया था, तो
मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मोबाइल लेके जाना है और नॉर्मली जैसे मैं बात करता हूँ वैसे बोलना है और वीडियो वैसे ही बन जाएगा जैसे मैं देखता था यूट्यूब में। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और काफ़ी मतलब अच्छा भी नहीं लगता था वीडियो देख के। 2-3 वीडियो बनाया मैं, काफ़ी अजीब टाइप का बनता था, मतलब मेरे को उतना पसंद नहीं आता था। जिस लेवल का मेरे को चाहिए था उस लेवल का नहीं मिलता था। पर समय के साथ प्रैक्टिस करते करते अचानक से ही सारा चीज़ इम्प्रूव हो गया और बहुत हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई। मैं क्रिएटर्स को कहना चाहूँगा जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है, मान लीजिए आपके पास बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसके लिए हम बोल नहीं पाते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कुछ मत सोचो। अगर आपका कोई चैनल नहीं है तो आप कोई ऐसी चैनल बना लो यूट्यूब में, ऐसी कोई भी नाम से बना लो और ऑडियंस की फिक्र मत करो, सब्सक्राइबर का फिक्र मत करो, कुछ भी टेंशन मत लो। आप बस डेली कोई ना कोई वीडियो बना के डालो। जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था तो 10 लोग के सामने बोलने में मेरे को काफ़ी शर्म आता था। अब स्ट्रीट फूड का वीडियो बना रहे हो आप और आपके सामने 10-15 लोग खड़े हैं तो अजीब लगता है बोलने में, क्योंकि आप कभी बोले नहीं हो। ऐसा होता था तो मेरे को लगता था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10-15 लोग के सामने मैं कैसे बोलूँगा, अजीब लगेगा। काफ़ी सारे थॉट्स आते थे दिमाग में। तो कोई भी क्रिएटर अगर मतलब क्रिएटर बनना चाहता है और उसको लगता है कि उसके अंदर चैनल खोलने की अभी क्षमता नहीं है, तो वो बस ये करो कि कोई भी ऐसी रैंडम अपना चैनल बना लो इंस्टाग्राम या यूट्यूब में और बस उसमें डेली वीडियोस डालो अपने बोलने का। अगर आपको ऑडियंस के सामने डर लगता है तो आप ऑडियंस के सामने खड़े होकर वीडियो, मतलब 10 लोग के सामने खड़े होकर वीडियो बनाओ जानबूझ के, जबरदस्ती। उससे क्या होगा, आप मान लो एक टारगेट लोगे ना कि मैं 300 दिन में 300 वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो एक इन्फ्लुएंसर को ये चीज जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेक परफेक्ट, और आप कैसे, आपका कैसे सही हो जाएगा सारा चीज आपको समझ भी नहीं आएगा। उसके बाद आप अपना चैनल खोल सकते हो अगर ये आपको लगता है ऐसा तो। और मेरे को लगता है कि पहला चैनल जो होता है आपका वो तो प्रैक्टिस में ही निकल जाता है। मेरे लिए कुकबुक शेयर्स प्रैक्टिस है, मेरे को लगता है। इसके बाद अगर मैं कोई चैनल खोलता हूँ तो उसके लिए शायद मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी होगा और उसको मैं सही तरीके से चला पाऊंगा और ग्रो कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे आइडियाज़ अब आप लोगों को आ जाते हैं करते करते कि हाउ टू ग्रो योर चैनल। कई लोग ऐसा करते हैं 2-2 चैनल खोल देते हैं। आप देखे होंगे, एक चैनल चल रहा है दूसरा खोल देते हैं, फिर उनका क्या होता है, कंटेंट बढ़ जाता है। क्रिएटर्स को यह भी समझना जरूरी है कि आप कितने टाइम में कितना कंटेंट बना सकते हो। क्या आप दूसरा पेज रन कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। आप एक ही कंटेंट पे फोकस करो, एक ही कंटेंट पे ग्रो हो, उस कंटेंट से अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ। वो ब्रांड वैल्यू बनाने के बाद अपना दूसरा चैनल खोलो तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। सो कंटेंट क्रिएशन में ट्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो ट्रेंडिंग वीडियोस कैसे बनाएं? ट्रेंडिंग वीडियोस मैं कहूँगा बनाना चाहिए। देखो इंस्टाग्राम में क्या होता है ना, यूट्यूब में भी, कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियोस को फॉलो करते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस को कोई भी फॉलो करता है तो सबसे पहले उनको ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो ट्रेंड उनके कंटेंट में फिट बैठ रहा है कि नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम में देखा होगा, आप शेयर करते हैं इस वीडियो में 100 रील बने खाली, तो आप इसको डालो तो आपका रील वायरल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, लोग मैच नहीं करते रहते हैं उनके कंटेंट से वो सॉन्ग, तो भी उसको डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका वीडियो बिगड़ जाता है। किसी भी इन्फ्लुएंसर को या वीडियो क्रिएटर को ये समझना जरूरी है कि आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेंडिंग वीडियोस बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग वीडियोस उनको बनाना चाहिए जैसे कि आपके पास 2-3 टाइप के कंटेंट होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका कंटेंट जो आप क्रिएट करते हो, एक होना चाहिए ट्रेंडिंग कंटेंट जो भी चल रहा है। तो आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट के हिसाब से आप ट्रेंडिंग कंटेंट को डिजाइन करके बना सकते हो। पर मैं कहूँगा कि एकदम ये कहना कि ट्रेंडिंग सॉन्ग से आप वायरल हो जाओगे वो गलत हो जाता है। खुद का कंटेंट भी हो, साथ में अगर कुछ ट्रेंड है तो उस ट्रेंड को पकड़ लो, साथ में ट्रेंड को पकड़ो और एक आध वीडियो ही उसका डालो, इस टाइप से ये करना ज़्यादा सही रहता है। और काफ़ी लोग जो है ग्रो हो जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि आपका वीडियो वायरल होगा आप तभी ग्रो होगे। ये बहुत लोगों की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि वायरल कैसे होते हैं और वायरल क्यों होना जरूरी भी है, आप बताइए अच्छे से। वायरल होने के 2-3 मतलब कुछ क्राइटेरियाज है।
जैसे आप देखे हो कि जब स्क्रॉल पेज मतलब एक्सप्लोर पेज जो आता है उसमें देखे हो कि आप जो वीडियोस दिखते हैं वो वायरल वीडियोस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी वीडियो को वायरल करने का वो होता है ऑडियंस एंगेजमेंट। मैं सारे क्रिएटर्स को ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको एनालिटिक्स पढ़ने आना चाहिए वायरल होने से पहले। ओके। जैसे मेरे कुछ यूट्यूब में वीडियोस हैं जो 1.8 1.6 मिलियन व्यूज भी गए हैं। ओके। और आप जब इंस्टाग्राम चलाओगे या फिर यूट्यूब चलाओगे तो उस यूट्यूब का एक स्टूडियो होता है और इंस्टाग्राम का इनसाइट्स होता है। उसको आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑडियंस रिटेंशन जिस वीडियो पे ज्यादा जाता है वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता है। ओके। तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि आपका वीडियो क्यों वायरल हुआ। मान लीजिए आपका वीडियो 17 सेकंड का है तो ऑडियंस ने ऑन एन एवरेज उसको कितने देर देखा। जैसे मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी एक कोकोनट कंट्री करके एक नारियल पानी का वीडियो था। वो वीडियो मैंने बनाया था लगभग 45 सेकंड का इंस्टाग्राम में। ओके। और उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन था 30%। 30% में वो वीडियो लगभग 2 लाख व्यूज के आसपास गया था। वाओ। वैसी और कई सारी वीडियोस थी जैसे मोहब्बत का शरबत, ये सारी वीडियोस 2 लाख के आसपास गई। तब मैंने सीखा कि आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ पढ़ने आने से क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 17 सेकंड का वीडियो है तो आप ग्राफ को जब स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 4 सेकंड बाद ड्रॉप हो गया, ग्राफ ड्रॉप हो गया। इसका मतलब कि ऑडियंस 4 सेकंड से ज्यादा आपका वीडियो नहीं देख रही है। इसका मतलब आपका वीडियो इंगेज नहीं हो रहा है। लोग 4 सेकंड से ज्यादा आपके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इंटरेस्ट नहीं ले रहे मतलब अब एल्गोरिदम क्या है, वो तो एआई है। जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है उसको नहीं पता है कि आपके वीडियो में क्या है। ओके। वो उसको पता चलता है जब आप कीवर्ड डालते हो। आपके वीडियोस में कीवर्ड होते हैं, जैसे आप फूड का कीवर्ड डालोगे, डोसा खा रहे हो तो डोसा डालोगे, फूड डालोगे, है ना, ये सारी चीजें कीवर्ड डालोगे तो एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये फूड का वीडियो है। और जब भी कोई आपका वीडियो देखेगा तो उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से आपका वीडियो वायरल होगा। जैसे मान लीजिए आपका फूड का वीडियो था, आप फूड मेंशन करोगे, उसके बाद एआई क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि उस वीडियो को लोग कितने देर देख रहे हैं। 17 सेकंड का वीडियो है, लोग 15 सेकंड देख रहे हैं, या 1 मिनट का वीडियो है और लोग 40 सेकंड देख रहे हैं, तो एआई ट्रैक करेगा कि इस वीडियो पे लोग सबसे ज्यादा देर तक अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम एक्चुअली में क्या है, वो आपका अटेंशन ग्रैब करता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, अटेंशन का पैसा है। आप जितने देर उस ऐप में रहोगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, उतने पैसे उनको मिलेंगे। क्योंकि जहां ऑडियंस जितना देर टाइम स्पेंड करेगी वहां उतने स्पॉन्सर्स आएंगे और उतनी वहां पे अर्निंग होगी। तो वायरल होने का यही तरीका है कि वीडियो को आपको ऐसा बनाना है कि ऑडियंस ज्यादा देर तक देखे। सबसे पहली चीज। दूसरा चीज है जो इंस्टाग्राम में होता है, शेयर। वीडियो कितना शेयर हो रहा है, वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव है। एआई ऐसा ट्रैक करता है कि अगर पहला स्टेप आपने पास कर लिया ऑडियंस रिटेंशन का, उसके बाद एआई ट्रैक करता है इंस्टाग्राम में कि आपका वीडियो कितने लोगों ने सेव किया। ओके। जब वीडियो सेव हो जाता है तो एआई को पता चल जाता है कि वीडियो लोग ज्यादा देर तक तो देख रहे हैं पर सेव भी हो रहा है। तो फूड कैटेगरी में ये वीडियो को लोग ज्यादा देर तक देख रहे हैं और सेव भी कर रहे हैं, मतलब ये वीडियो उनके काम का भी है। फिर उसके बाद आता है आपका शेयर। फिर एआई देखता है कि इस वीडियो को कितना शेयर किया जा रहा है, तो उसको लगता है कि ये वीडियो को अच्छा शेयर भी किया जा रहा है, मतलब ये वीडियो और काम का है। फिर आते हैं कमेंट और लाइक्स, वो ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको वीडियो वायरल हो जाएगा। तो वायरल होने का यही टेक्निक है कि आप अपने वीडियो को इंगेजिंग बनाओ। आप सुनोगे कहीं भी लोग बोलते हैं कि आप इंगेजिंग वीडियोस बनाओ, बोलते हैं लोग। उनका कहने का मतलब यही है कि आपका वीडियो अगर 10 सेकंड का है तो लोग 10 सेकंड तक देखें, 20 सेकंड का है तो 20 सेकंड तक देखें, 30 सेकंड का है तो कम से कम 25 सेकंड तक देखें, 1 मिनट का है तो ज्यादा से ज्यादा समय तक लोग आपके वीडियो में टाइम स्पेंड करें। और एआई को पता होना चाहिए, मतलब एल्गोरिदम को पता होना चाहिए कि आपका किस टॉपिक का वीडियो है। जैसे मान लो आपको फूड के वीडियोस देखने का बहुत शौक है और एआई को लग गया कि ये वीडियो जबरदस्त है, तो वो आपको फूड वाले वीडियो में वो वीडियो सजेस्ट करेगा जब आप स्क्रॉल करते रहोगे। शॉर्ट्स होता है या इंस्टाग्राम रील्स होते हैं या फिर यूट्यूब में बड़े वीडियोस होते हैं। आप देखना ज्यादातर यूट्यूब में आपको वही वीडियो सजेस्ट करते हैं जिस क्रिएटर्स के आप वीडियो देखते हो। भले आप सब्सक्राइब करे हो नहीं करे हो तो भी देखना, आपको वही वीडियो ज्यादा सजेस्ट करेगा जिस वीडियो पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
तो एक क्रिएटर को हमेशा फोकस करना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी इंगेजिंग वीडियोस बनाए जिसको लोग ज़्यादा देर तक देखें। लोग बोलते हैं ना हैशटैग लगाना चाहिए, हैशटैग। असल में क्या है ना, बहुत लोग हैशटैग के बारे में गलत सोचते हैं और लोगों को लगता है कि हैशटैग लगाने से वीडियो वायरल होता है। ये भी सोचते हैं बहुत लोग, ये बहुत गलत सोच है। हैशटैग का आविष्कार मतलब इंस्टाग्राम में इसलिए किया गया था कि आपका जो वीडियो है वो कैटेगराइज हो सके। जैसे मान लीजिए आपका हैशटैग फूड लिखते हो आप, तो आपका वीडियो उस कैटेगरी में आ जाता है, फूड, हैशटैग फूड के कैटेगरी में। आप लिखोगे हैशटैग डोसा, हैशटैग नेचर या कुछ भी लिखोगे तो उससे क्या होता है, आपका वीडियो कैटेगराइज हो जाता है। फिर कोई भी मान लो जैसे आपको नेचर से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है इंस्टाग्राम में, तो आप क्या लिखोगे, हैशटैग नेचर। तो उस पर क्लिक करोगे तो आप देखना आपको बहुत सारे उस हैशटैग में बहुत सारे वीडियोस दिखा देंगे। तो वो सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए था। अगर कोई इंसान हैशटैग नेचर लिख के सर्च करके उस पेज में आपका वीडियो खोलेगा तब वायरल होगा आपका वीडियो। और वायरल भी आपका, मैं जैसे मैं बताया, तभी होगा जब आपके वीडियोस में ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन होगा, सेव्स होंगे, शेयर्स होंगे, तभी वो टॉप पे सजेस्ट करेगा, टॉप वीडियोस में, तब आपके व्यूज आएंगे। तो वायरल होने का तो भाई एक ही टेक्निक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऑडियंस रिटेंशन होना चाहिए, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, तभी जाके आपका वीडियो वायरल होगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, सीखने को मिल रही है, क्योंकि इतने डेप्थ में लोग सोचते भी नहीं है जो लोग कंटेंट बना भी रहे हैं। तो आई थिंक कि जितने प्लेटफॉर्म्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। हाँ बिल्कुल, कि एनालिटिक्स है तो है क्यों, रिटेंशन क्यों है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए ताकि कंटेंट बनाने में, एंगेजिंग कंटेंट बनाने में आपको हेल्प होगी। यूट्यूब में देखना आप, इम्प्रेशंस रहता है, इम्प्रेशंस। लोग जब यूट्यूब में अपने बड़े वीडियोस डालते हैं तो आप देखे होगे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, वीडियो को कोई व्यूज नहीं आ रहे। असल में ना यूट्यूब क्या करता है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपके ना मान लो आपकी ऑडियंस नहीं है, आप रील्स बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो या बड़े वीडियोस बना रहे हो, तो भी वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म उस वीडियो को किसी ना किसी को सजेस्ट करता ही है। वो मान लो आपके पास रैंडमली कोई वीडियो आ गया चलते चलते, आप यूट्यूब में भी देखे होगे कोई 250 व्यूज, 200-300 व्यूज वाला वीडियो आ जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि जब आपके वीडियो को सजेस्ट किया जा रहा है 100 लोगों को, तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ओके, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोलते हैं। क्लिक थ्रू रेट वही है, ओके, CTR, जिसको बोलते हैं कि 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो वो अच्छा है। वो तब होता है यूट्यूब में जब आपका थंबनेल स्ट्रांग हो। ऐसा बोलते हैं ना यूट्यूब में, थंबनेल बनाओ, थंबनेल अच्छा बनाओ। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब यूट्यूब सजेस्ट करेगा किसी को, 100 लोग को सजेस्ट करेगा, तो कम से कम 10 लोग को उस वीडियो को खोलना चाहिए, वही 10% बनेगा। पर 100 क्लिक्स में कितने वीडियोस आपके क्लिक्स हो रहे हैं, वो 10% हो गया। वो इसीलिए बोला जाता है कि यूट्यूब में कभी भी बनाओ तो क्लिकेबल थंबनेल बनाओ ताकि लोग उस पर क्लिक करें। लेकिन कंटेंट भी उसमें अच्छा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा नहीं हुआ और उसमें ऑडियंस अगर क्लिक करके तुरंत अगर वहाँ से वीडियो को हटा देती है तो यहाँ रिटेंशन का भी गेम वहाँ पे थोड़ा सा। जो नए क्रिएटर्स होते हैं ना, वो एक और गलती करते हैं जो आप भी हो सकता है किए हो, मैं भी किया हूँ। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो आप अपने फैमिली को शेयर करते हो, अपने रिश्तेदारों को शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन को खराब करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि आपको दिखाना कि वो उन्होंने आपका वीडियो देखा, आपके वीडियो को लाइक किया और आपके वीडियो को कमेंट किया। लेकिन सबसे पहला क्राइटेरिया वो कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि आपका पहला वीडियो इतना एंगेजिंग ही नहीं होता, किसी का भी पहला वीडियो उतना एंगेजिंग नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं, जो आप लिंक भेजते हो उस वीडियो को क्लिक करते हैं, वीडियो में तुरंत लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते। अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो YouTube में चले तो आपको, जैसा मैंने बताया, कि इंगेजिंग वीडियो बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे भी वीडियो अपलोड करते रहोगे, सब चीज अच्छा कर रहे हो, बिना किसी को शेयर किए भी वीडियो अपलोड कर रहे हो ना, तो आपका वीडियो कोई ना कोई जरूर देखेगा और आपकी ऑडियंस जरूर बनेगी। ओके, एक इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से इनकम सोर्सेस हैं कंटेंट में। आज के डेट में तो एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेस है, जितना वो ढूंढ सके उतने हैं। मैं मतलब ऐसा फूड ब्लॉगर लोकली में कहूँ तो, जैसे मतलब पहले तो नेशनल लेवल पे क्या होता है, बहुत सारी आजकल चीजें करते हैं उन लोग। जैसे कोई बड़ा क्रिएटर है तो वो सेमिनार करके आपने देखा होगा, सेमिनार करते हैं बहुत लोग, सेमिनार से अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं हम लोग,
एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट को दिखाते हो, उसका अनबॉक्सिंग या रिव्यू करते हो और उसके बाद लोगों को सजेस्ट करते हो कि आप इस लिंक से खरीदो। ज़्यादातर अमेजोन में आता है, अमेजोन के लिंक से आप खरीदोगे तो उनको कुछ वो मिलते हैं, मतलब उसके बदले कुछ अमाउंट मिलता है जो वो सेल करके अर्न करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे अर्न कर रहे कमीशन हैं। बेस्ड। वो बड़े क्रिएटर्स का हो गया आजकल, वो मतलब कुछ टॉपिक बेच के या फिर आपको कुछ सिखा के अर्न कर रहे हैं, या तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये भी होता है, जैसे कोई बड़े इन्फ्लुएंसर है तो वो किसी बड़े इवेंट पे जा रहे हैं, उनका पैसा लेते हैं। और सबसे बड़ी कमाई जो होती है, लोगों को लगता है कि व्यूज से होता है, लेकिन उनको गलत लगता है। जो प्राइमरी कमाई है किसी भी इन्फ्लुएंसर का, बड़े यूट्यूबर का आज के डेट में, वो है ब्रांड डील से। मैंने देखा था एक यूट्यूबर है, उसने बताया था कि उसका साल भर का जो अर्निंग हुआ है सिर्फ व्यूज से, वो 8 लाख रुपए था। कितने सब्सक्राइबर? उसके लगभग 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। मेरे को चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने पर्सनली शेयर किया था। कौन सा कैटेगरी का चैनल तो होगा? टेक कैटेगरी। टेक, ओके। तो उसके लगभग जो टेक कैटेगरी नहीं था, यूट्यूब के टिप्स सिखाता था। ओके। क्या तो नाम है, एलग्रो नाम है चैनल का। वो यूट्यूब के टिप्स सिखाता है, बहुत अच्छा सिखाता है। तो उसने कहा था कि वो 8 लाख रुपए कमाया था आपका व्यूज से एक साल में। क्योंकि वो ज्यादा वीडियोस नहीं डालता था, नया चैनल भी था। तो जो ब्रांड से कमाई थी उसकी, वो 10 लाख रुपए थी। ओह। तो मतलब लोगों को लगता है कि व्यूज से ज्यादा पैसा है, बट मैं बता दूं कि जहां तक मेरे को पता है, व्लॉग चैनल का जो आज के डेट में अर्निंग रेट है वो है 1 मिलियन पे $100। 1 मिलियन पे $100। $100 मतलब आप 1 मिलियन व्यूज लाओगे व्लॉग चैनल पे, तब जाके आपको 8,000 रुपए मिलेगा। पर वही अगर आप ब्रांड डील करते हो तो आपको उस वीडियो का ही 1 लाख 2 लाख रुपए मिल सकता है। राइट। हम कितने सारे बड़े क्रिएटर्स को जानते हैं, सौरभ जोशी और ये सब जो है, ये लोग व्यूज से ही 80-90 लाख रुपए कमाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए कमाई का जरिया तो बहुत है। फिलहाल मैं तो लोकल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो लोकल इन्फ्लुएंसर का आज के डेट में अगर मैं कहूँ, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ भी हो गया है, अंबिकापुर, ये सब जगह में जो अर्निंग है उनका सबसे पहला अर्निंग होता है कि शॉप के थ्रू। लोकल बिजनेस। ओके। लोकल बिजनेस में भी कई सारे बिजनेस है, कोई बड़े बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। तो जनरली हमारा जो रेवेन्यू सोर्स है वो आता है कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स से। वैसे कोई और चैनल होगा जो कोई और टॉपिक पे बनाता होगा, तो उनको अदर शॉप्स जो होती हैं, बड़ी शॉप्स होती हैं, उनसे। लोकल को सबसे ज्यादा जो होता है वो इसी से होता है। अदरवाइज कुछ स्टोरी शेयरिंग हो गया, किसी का कोई प्रोडक्ट प्रमोशन हो गया, तो ऐसे ही लोकली जो है अर्निंग होती है लोकल इन्फ्लुएंसर्स की। और आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, और जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके ऊपर है, आप कितने जरिया ढूंढ सकते हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपके मान लो 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हैं लोकली, जो कि काफी बड़े होते हैं, तो आप अपने ही चैनल से कोई प्रोडक्ट को प्रमोशन करके कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग उसमें भी कर सकते हो। आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो आप कि आप ये प्रोडक्ट लो, ये सस्ता है, इस टाइप का, उसमें भी आप अर्न कर सकते हो। खुद के कोई प्रोडक्ट्स बना के भी हम बिजनेस बिल्कुल बेच सकते हैं। बहुत लोग अपने टी-शर्ट्स बेचते हैं, प्रिंटिंग सामान बेचते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो नेशनल लेवल पे ज्यादा काम करता है, लोकल लेवल पे नहीं काम करेगा, क्योंकि लोग उतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपका कोई प्रोडक्ट खरीदे। और प्रोडक्ट खरीदे भी, जब प्रोडक्ट की बात आती है तो ऐसा हो जाता है कि बल्क में परचेस होगा तभी आपका फायदा होगा। नहीं तो लोकली आप जाओगे तो उतना कोई रिटेंशन नहीं रहता ऑडियंस का कि आपका प्रोडक्ट उतना बिके। तो इसमें तो ऐसा है कि रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत है और आप जितना निकाल सको उतने कम। ओके। कभी बहुत लोग कमीशन बेसिस पे भी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस से लोगों को बताने के लिए। जैसे कि मैं कंसल्ट करके भी अर्न करता हूँ आज के डेट में। कोई कैफे रेस्टोरेंट है, वो चाहता है कि भाई आप डिज़ाइन कर दो कैफ़े को या सजेस्ट कर दो, तो एज एन कंसल्टेंट भी आप अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो किसी का पेज हैंडलिंग कर सकते हो, जैसे हम लोग करते भी है पेज हैंडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें करके भी आप प्रमोशन कर सकते हो। बेसिकली आपके पास जो भी स्किल्स हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं तो दूसरों के लिए भी वो काम कर सकते हैं, सर्विसेज एज सर्विसेज। कई सारे हैं लोकल रेस्टोरेंट वाले, वो भी अप्रोच करते हैं कि
आप हमारा पेज हैंडलिंग कर दीजिए, मार्केटिंग संभाल लीजिए, कई जगह आपको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, वहाँ से भी कई सारे सोर्सेस हैं अर्निंग के। वो डिपेंड करता है आपकी पॉपुलैरिटी पे और आपका लोकल इन्फ्लुएंस पे। और नेशनल लेवल पे तो मैंने आपको बताया कई, उसमें भी कई सारे कैटेगरीज आते हैं। ओके, सो लोकल बिजनेस की बात करें एक इन्फ्लुएंसर के लिए, तो लोकल बिजनेस ऑनर्स को मतलब एज ए क्लाइंट उनको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो जैसे मतलब मेरे को जब रायगढ़ में जब हम लोगों ने शुरू किया था, मैं और लक्षदीप जब हमने शुरू किया था, तो हम लोगों को तो कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बिजनेस लाना है, कैसे अर्न करना है। क्योंकि हो क्या रहा था कि उस समय वीडियोस चलने लगी थी, लोग वीडियोस देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, खाने जा रहे थे। पर एक समय में ये लगने लगा कि अब ये सब तो हो ही रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो, सब अच्छा, फेमस भी हो रहे हो, लेकिन आप अर्निंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो कोई अर्निंग देता नहीं है। और यूट्यूब में लोकली आपको अगर अपना चैनल चलाना है तो उसका क्राइटेरिया इतना है कि उससे भी आपको अर्निंग नहीं होने वाला, मोनेटाइजेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोकल चला रहे हो। रायगढ़ एक छोटा शहर। तो हम लोगों ने अप्रोच के लिए यही सोचा कि हम लोग लोकल शॉप्स में जाएंगे और उनको बोलते जाएंगे कि हमारे ये पेज है और इसमें इतने व्यूज आते हैं, और अगर आप अपना ब्रांड प्रमोशन इसमें करवाते हो तो आपको ये फायदा हो सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने शुरू किया और उनको अप्रोच किया, रिजल्ट ला के दिया, तब जाके हम लोग को जो है बिजनेस मिलने लगा। तो अगर आपको लोकली अपना बिजनेस ग्रो करना है तो मैं ये भी कहूंगा कि आपको शुरू से पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना काम करके दिखाना होगा। होता क्या है, जनरली हम लोग जो वीडियोस क्रिएट करते हैं उसको कोई पर्टिकुलर ऑडियंस देखता है, पर लोकल जो वेंडर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो कई सारे लोग हमारे वीडियोस को नहीं देखते हैं, पर उनको बस एक ही टारगेट रहता है कि उनका बिजनेस चल जाए जब आप उनका प्रमोशन करें। तो हो सकता है शुरू में आपको फ्री में भी करना पड़े। मैं जैसे बताना चाहूंगा कि 2 सालों तक मैं फ्री में वीडियो बनाता था। ओके। और सबसे पहला काम जो मैं किया था एक रेस्टोरेंट का, वो मेरे को 500 रुपीज पे हुआ था सबसे पहले। उसके बाद से मेरे को लगा कि कुछ हो सकता है आगे, तब मैंने फिर अप्रोच करने की कोशिश की। उसके लिए मैंने सबसे जरूरी चीज ये किया कि अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया, अपने कंटेंट की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया, पैसे पे ना फोकस करके। और मेरे को सामने से अपने आप कॉल आने लग गया कि हम प्रमोशन करवाना चाहते हैं। तो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आपके फॉलोअर्स कहाँ के हैं, और आपको कोशिश करना है कि आप अगर लोकल प्रमोशन कर रहे हो तो आपके पास लोकल फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके लिए आपको अलग अलग जरिया चूज करना पड़ेगा। आपको इवेंट्स करवाने होंगे, कई जगह आपको पब्लिक में अपीयर होना पड़ेगा, इस टाइप की कई सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि ऑडियंस आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके काम को जाने। तो सबसे पहले तो आपको अपने काम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। बाकी मार्केटिंग के कई तरीके, आप डोनेशंस कर सकते हो, कई लोग करते हैं, डोनेशंस करते हैं, फूड गिव अवे करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक इन्फ्लुएंसर को लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया में वीडियोस डाल के आप फेमस हो जाओगे, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो आउट ऑफ द सोशल मीडिया है। लोगों से मिलना, आप जैसे मैं जो करता था, एक सीक्रेट मैं रिवील कर देता हूं सबको, मैं भीड़ भाड़ में वीडियो बनाता था। भीड़ भाड़ में वीडियोस बनाने से क्या होता है कि आपको 4 लोग पूछते भी हैं कि भैया आपका कौन सा चैनल है, बता दीजिए, हम सब्सक्राइब करेंगे या फिर फॉलो करेंगे। तो भीड़ में वीडियो बनाने से यही आपको फायदा होता है कि 4 लोग और आपको पहचानते हैं, और वो प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे मेरे को 3 साल में यही टाइम लगा एक्चुअल ऑडियंस को जोड़ना। अब जैसे आप कहीं वीडियो बनाने जा रहे हो, आपके 4 ऑडियंस आ गए, वहां से 4 आ गए, वहां पे 5 लोग देख लिए, आपके दोस्त लोग कुछ रिफर कर दिए, पर वो ऑडियंस आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप सही वीडियो बनाओगे और उनको लगेगा कि हाँ ये प्रॉमिसिंग वीडियो है, तभी आपको वो हेल्प मिलेगा। तो आपको अगर ग्रो होना है तो सारी चीजों की मदद लेनी चाहिए। जैसे एक पेड कैंपेन का ऑप्शन होता है, आपको उसको थोड़ा सा उसको भी यूज करना चाहिए, है ना। आपको लोकल पेज से कोलैबोरेशंस भी करने चाहिए और अपने पेज पे सिंगल कंटेंट भी डालना चाहिए। और आपको ये भी फोकस करना चाहिए कि आप ऑडियंस कहाँ से लेके आए अपने पेज पे, सही ऑडियंस। तो इसमें नीश कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नीश भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नीश तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास सही नीश होगा तभी आप सही वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी ना। और जब आपका इंटरेस्ट सही होगा तो आप
उसको ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे वीडियो। जैसे मेरा नीश जो है फूड ब्लॉगिंग है, तो मेरा इंटरेस्ट है फूड ब्लॉगिंग में, फूड ब्लॉगिंग के वीडियोस क्रिएट करने में, तभी मैं उसमें अच्छा वीडियो बना पा और रहा हूँ। आपके जो बिजनेस आपके आ रहे हैं वो फूड से रिलेटेड, यानी कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये कैटेगरी है, एक कैटेगरी हो गया। सो और भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर अगर नीश पकड़ ले कोई पार्टिकुलर एक ही कैटेगरी के और उसी कैटेगरी में बिजनेस ढूंढ ले वो, तो वो प्रमोशन के लिए कैंपेन कर सकता है। हाँ बिल्कुल। ओके, सो एक इन्फ्लुएंसर के लिए प्रमोशनल कैंपेन क्या होता है, ये बताइए। प्रमोशनल कैंपेन का मतलब है कि आप किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कैंपेन रन कर रहे हो। कैंपेन का मतलब है कि आपने सामने वाले क्लाइंट का क्राइटेरिया है कि मुझे इस ब्रांड को प्रमोट करना है और इस ब्रांड को मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोट करना है, तब उसको बोला जाता है कैंपेन, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप किसके थ्रू उसको प्रमोट करोगे। जैसे हम लोग के पास एक अभी एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें उनको कैंपेन रन करना था, तो उस कैंपेन में उनको 15 वीडियोस चाहिए थे 15 अलग अलग इन्फ्लुएंसर से। तो हम लोगों ने सारे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा किया, 15 इन्फ्लुएंसर्स को, और उनको कहा कि आपको अपने तरीके से वीडियो बनाना है। वो जब अपने तरीके से वीडियो बना ले, उनका वीडियो बन गया, तो हमने उसको शेड्यूल कर दिया अलग अलग दिन, जैसे 15 दिन 15 वीडियो शेड्यूल हो गए। तो वो अपना वीडियो क्रिएट किया और उसको हम लोग हर दिन पर्टिकुलर अलग अलग क्रिएटर के उसी ब्रांड कैटेगरी में वीडियोस को बना के पोस्ट करते गए, और ये क्या हो गया, कैंपेन जैसा हो गया। तो एक्चुअल में कैंपेन का मतलब ये होता है कि आप एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक टारगेट लेते हो कि इसको किस तरीके से हम लोग प्रमोट करेंगे, और उस टारगेट को आप एज एन कैंपेन फॉलो करते हो कि वीडियो को कैसे बनाया जाएगा, उसका थीम क्या होगा, उसमें डायलॉग्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें को आप लिखते हो और वो एज एन कैंपेन रन होता है। जैसे कहते हैं ना कि नाइकी का कैंपेन चल रहा है, प्रमोशनल कैंपेन, जिसमें काफ़ी भीड़ होता है, लोग आते हैं, तो ये इस टाइप का एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, वो होता है आपका प्रमोशनल कैंपेन। जो प्रमोशनल कैंपेन्स हैं उसके लिए चार्जेस एंड प्राइसेस कैसे सेट करते हैं आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहती है इसके लिए? शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब मोनेटाइज करना है जब सोचा था, तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि क्या प्राइस लेना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 500 रुपये लिया, तो वो मेरा इनिशियल आस्क था किसी क्लाइंट से पहली बार कि भाई आप 500 रुपये प्रमोशन का दे दो करके। तो वो मैंने एक ट्राई मारा था कि 500 रुपये मांगने पे मेरे को मिल रहा है कि नहीं, सामने वाला पे कर रहा है कि नहीं मेरे को कोई अमाउंट। तो जब 500 रुपीज़ मेरे को पे हुआ प्रमोशन का और उसका प्रमोशन अच्छा गया, आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है। आपको पता है कि आपकी ऑडियंस ऐसी है कि आप वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि मेरे वीडियोस देख के लोग जाने वाले हैं, मतलब सामने वाले क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो आप श्योर हो जाते हो कि चलो मैंने पहले 500 रुपये का काम किया, तो अब दूसरा कोई बोलेगा, अप्रोच करेगा आपको, तो आपको उसको 1000 बोलना है। ऐसे करते करते मैंने सोचा कि मैं अपना प्राइस बढ़ाते जाता हूँ। अब हर अगला आस्क जो आएगा उससे मैं अपना प्राइस बढ़ाता जाऊंगा। प्राइस बढ़ाते बढ़ाते ये होना कि एक प्राइस पे मैं पहुंचा जहां पे लोगों ने आनाकानी करना शुरू कर दिया। आनाकानी मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है करके, ये प्राइस फेवरेबल नहीं है। तो उस समय मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये प्राइस लेना मेरे लिए सही है। जो अमाउंट मैंने सेट किया, फाइनल जो अमाउंट सेट हुआ, उससे मेरे को आइडिया हो गया कि ये प्राइस सही है किसी भी प्रमोशनल चार्जेस के लिए लेने के लिए। तो हमेशा मैं यही करता हूँ कि अब ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हो जा रहा है, बट मैं अपने मतलब ऑडियंस के हिसाब से और सामने वाले को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसी ऑडियंस है, उस हिसाब से आस्क को बढ़ाता जाता हूँ। और जब सामने वाला एग्री होते जाता है उससे, तो इसका मतलब कि आपका जो आस्क है, जो आपका प्रमोशनल प्राइसिंग जो सेट किया है आपने, वो सही है, वो आपको पता चल जाता है। तो आपको ट्राई मारना पड़ेगा कि भाई मार्केट में मैं इतना अमाउंट आस्क कर रहा हूँ तो वो हो रहा है कि नहीं। अब हमारे केस में तो ऐसा था कि रायगढ़ में कोई भी ब्लॉगर नहीं था पहले, तो आप प्राइस कैसे सेट करोगे? तो ये एक जरिया था सेट करने का। तो कोई भी छोटे सिटी का देख रहा है इस पॉडकास्ट को और वो चाहता है कि उसके शहर में भी ब्लॉगिंग शुरू करे, अर्निंग का कोई सोर्स है। जैसे रायगढ़ काफ़ी छोटा जगह है होने के लिए, अब बड़ा हो गया है। आज से जब हम लोगों ने शुरू किया तब तो बहुत छोटा जगह था यहाँ पे। आप लोग तो मार्केट को भी बढ़ा रहे हो। ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफे नहीं थे वहाँ पे, तो अब तो बढ़ गया है। तो अब आपको प्राइजेस भी उस हिसाब से रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शुरू करना चाहता है अपने सिटी में
अगर वहाँ पे पहले से ब्लॉगर हैं तो वो तो उनको बता ही देंगे कि भाई क्या प्राइस लेते हैं, या उनको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवर हो तो आपको छोटे से शुरू करना पड़ेगा, आपको अपना छोटा रखना पड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और जहां आपको लगे कि क्लाइंट की तरफ से ये आ रहा है कि अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तब आप समझ जाओ कि आप अपने सही प्राइसिंग पे हो। ओके। बाकी बहुत सारे डिसीजन आपको रैंडमली लेने पड़ते हैं। ट्राई हिट एंड ट्राई एंड हिट वही जो है वो आपको रैंडमली लेने पड़ते हैं कि भाई ये चार्ज करना सही है कि नहीं। और आपको ये भी एनालिसिस करने आना चाहिए कि आपका मेहनत कितना लगने वाला है उसमें, उस हिसाब से आपको चार्ज करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसा अमाउंट रखो कि सामने वाले को फायदा भी हो, वो आपको रिपीट भी काम देता रहे। क्योंकि आप अगर लोकली डिपेंड हो किसी ब्रांड पे प्रमोशन करने के लिए तो रिपीटेशन काफ़ी ज़रूरी है, उस ब्रांड से आपको दोबारा काम मिलते रहे। जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट कैफ़े का काम करता हूँ तो 7-8 महीने साल भर तक मेरा काम चलता ही रहता है। तो रिजल्ट भी ज़रूरी है और राइट अमाउंट लेना भी ज़रूरी है, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और आपको भी काम चलता रहे आपका। लेट सपोज कि कोई जॉब कर रहा है एंड उसने एक्स्ट्रा इनकम के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। सो मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि कंटेंट क्रिएशन को एज ए फुल टाइम बिजनेस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो उसको फुल टाइम पे तो उस पर एंट्री करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के साथ ही उसको परस्यू करना चाहिए। अब बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो आप घर पे बैठ के बना सकते हो, जैसे कि कोई नॉलेज शेयरिंग मान लो कंटेंट है, तो वो तो उसके लिए तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मेरे को तो जाना ज़रूरी है, कहीं भी जाना पड़ता है, तब उसको मतलब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, काफ़ी वो सब मैं किसी और से भी करवाऊँ तो भी मेरे को जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ही प्रमोट करना है। काफ़ी कैटेगरीज ऐसी होती है जो नॉलेजेबल शेयरिंग कैटेगरी होती है, तो आप घर पे ही कर सकते हो। जॉब के साथ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो भी एडिटिंग खुद करते हैं, कंटेंट भी खुद लिखते हैं। अगर आपको जॉब के साथ करना है तो आप शुरू में तो मैं कहूँगा कि आप एक एडिटर हायर कर लो और आप बस वही करो जो आपको आता है। मान लो अगर मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ अपने जॉब के साथ, तो शुरू में तो मेरे को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट बाद में जब आप ग्रो होते जाओगे और जॉब के साथ आपको करना है तो आप कोशिश करो कि आप अपना जो वर्क है उसको डिवाइड कर दो। आप अपना कंटेंट बनाओ, एडिटिंग किसी और से करवाओ, पेज हैंडलिंग किसी और से करवाओ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसे आ रहे हैं। आप जॉब के साथ अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इस मार्केट पे टिक पाओगे कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं कंटेंट बनाऊंगा और हिट हो जाएगा, तो और हो सकता है हिट ना हो रहा हो, तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के ही ना हो, या आप एक्चुअल में कंटेंट ना क्रिएट कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जॉब के साथ इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं, और आपको लगे कि सब चीज सही हो रहा है, आप कर सकते हो, आगे ग्रो हो सकते हो, तभी आप जॉब छोड़ के कंटिन्यू करो। नहीं तो फिर आप अपना जॉब करो, वो ज्यादा सही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई सफल हो जाए, हर कोई आगे निकल जाए इस चीज। तो अगर कोई जॉब के साथ करता है तो मैं उसको कहूंगा कि बैलेंस काफी जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है, इतना ही आपको काम करना है जितने में आपका जॉब इफेक्ट ना हो। अगर जॉब इफेक्ट हो रहा है तो फिर या तो आप अपने काम को डिवाइड कर दो, आप एडिटर हायर कर लो, या फिर अपने कंटेंट को किसी और से लिखवाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपका जॉब इफेक्ट ना हो। और अगर जॉब इफेक्ट हो रहा है तो फिर आप उसको फिगर आउट करो कि कैसे कर सकते हैं। काफी लंबे समय तक कर रहे हो आप और ग्रो नहीं हो रहे हो, तो उसमें भी आप एक बार देखो कि आप ग्रो हो सकते हो कि नहीं, आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं। तो ये सब चीज डिसीजन लेने के बाद ही आपको अपना जॉब छोड़ना चाहिए। और जॉब के साथ अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो जैसा मैंने कहा कि अपने काम को डेलीगेट करो और उसको कंटिन्यू एनालिसिस करो बराबर बांट के। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा जिससे जॉब है फूड ब्लॉगिंग है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही था कि मैं रायगढ़ का था। तो रायगढ़ में काफी सारी फूड प्लेसेस मेरे को पहले ही पता है। अब मेरे को पता था कि मेरा जॉब जो है वो रायगढ़ का है, मैं ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकता कि बाहर जाके कंटेंट बनाऊं, बाहर की वीडियोस बनाऊं, दिल्ली बॉम्बे की वीडियोस बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने रायगढ़ को ही चुना। एक रीजन ये भी था कि मैं यहाँ के बारे में जानता था कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या खाने को मिलता है, इस जगह से मैं वाकिफ हूँ, बचपन से हूँ, और जॉब के साथ मैनेजेबल है। 2-3 दिन मुझे ऐसे मिल जाते हैं कि मैं शूट कर पाऊँ तो मैं शूट कर लेता हूँ, एडिटिंग कर लेता हूँ टाइम निकाल के, कंटेंट को शेड्यूल कर लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने किया, तो इससे ना मेरा जॉब इफेक्ट होता है ना मेरा कंटेंट क्रिएशन इफेक्ट होता है। तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है
शुरू शुरू में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि बैलेंस कैसे करें, बट बाद में आप बैलेंस करना सीख जाते हो जैसे जैसे समय जाता है। सो इससे रिलेटेड एक पर्सनल सवाल है। यू आर ए मैरिड एंड यू हैव ए बेबी नाउ, ओके। सो जॉब है एंड कंटेंट क्रिएशन एंड फैमिली, इसको मैनेज कैसे करते हो आप? अभी तो ये एडवांटेज, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर जब आप ज़्यादा समय तक इस टाइम पे रहते हो, तो शादी के 2 साल पहले से मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उस समय से करते करते मेरे को आइडिया हो गया था कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब जैसे पहले क्या होता था, किसी रेस्टोरेंट कैफे का शूट करने जा रहा हूँ तो मेरे को 4 घंटे लगते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते अब उसी को काम को करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में हो जाता है। तो वो चीज़ों को मैं डिवाइड कर देता हूँ अपने जॉब के साथ ही। जो भी मेरा फ्री टाइम होता है मैं थोड़ा सा शेड्यूल करता हूँ कि किस दिन मेरे को शूट करना है, किस दिन एडिट करना है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। वही जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। शुरू में बहुत हौच पौच होगा। अगर मैं शादी करता और उसके साथ ही कंटेंट क्रिएशन चालू करता तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता मेरे को मैनेज करना, पर मैं 2 साल पहले से उसको कर रहा था तो मेरे को उसका आइडिया था, इस वजह से वो टाइम मैनेज हो जाता है। तो फैमिली के लिए टाइम है या कंटेंट क्रिएशन करना है, एडिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस है मेरे साथ। ओके। तो अगर कोई भी ऐसा मैरिड है तो उसको शुरू शुरू में थोड़ा हौच पौच होता भी है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो अपने आप मैनेज होता जाएगा सारा चीज़। हर एक इन्फ्लुएंसर का उसकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक पीक टाइम होता है और डाउन टाइम भी होता है, बट उसको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा पीक टाइम है, ये डाउन है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? जनरली क्या होता है ना, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता होता है कि उसका पीक टाइम आ चुका है या उसका डाउन टाइम जा रहा है या उसका स्ट्रगल टाइम है। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपका पीक टाइम कब है और आपका डाउन टाइम कब है। मतलब आप जनरली यूट्यूब में देखोगे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो 5 साल पहले बहुत फेमस थे और अभी देखोगे आपकी उनके चैनल बहुत डाउन जा रहा है या वो ट्रेंड पे नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका यही है कि आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा समय के साथ। जैसे मतलब आप मेरे ही चैनल देखोगे तो पहले जो कंटेंट था और अब जो कंटेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो अगर आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है, ये बात तो फिक्स है कि आपका जो आज चैनल है वो कल डाउन होगा ही, कैटेगरीज चेंज होंगी, ट्रेंडिंग चेंज होगी, ये होना ही है। और एक जो क्रिएटर का लाइफ होता है वो काफ़ी मतलब 5 से 6 साल का लाइफ होता है। तो जब आपका स्ट्रगल टाइम है तब तो आपको स्ट्रगल करना है काम के लिए और ढूंढने के लिए भी आपका ब्रांड कहाँ से मिलेगा, प्रमोशन कहाँ से मिलेगा। लेकिन जब आपका पीक टाइम आता है तब आपको कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ना है या बिजनेस करना है जिससे आपके फेस वैल्यू से या आपके वैल्यू से वो बिजनेस रन हो सके। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कल के दिन अगर आप डाउन जाते हो तो वो बिजनेस ही रहेगा जो आपको संभालेगा और हैंडल करेगा आगे तक की। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एनालिसिस करके कि आपका पीक टाइम कब आ गया। पीक टाइम मतलब आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो और कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हो उसी से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है यूट्यूब में, मैंने देखा है कि उनके चैनल डिलीट हो जाते हैं, किसी रीजन से उनका चैनल डिलीट हो गया या चैनल हैक हो गया। उस केसेस में क्या होता है, जैसे वो 2 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, 3 लाख मंथली कमा रहे थे, तो उनका अचानक से सोर्स ऑफ इनकम चले जाता है। तो हर क्रिएटर को उसके पीक टाइम में कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए जो उसका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रहे, ताकि कल के डेट में अगर वो जाता है या आपका चैनल डाउन जाता है, आपका वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं है, अब कुछ और आ गया है, क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड करके लंबे समय तक चल सकते हो, पर आप सरवाइव एकदम बोलोगे कि 10-20 साल तक शाहरुख खान टाइप का तो नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लो, शाहरुख खान कितने सालों से सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके जमाने में और कितने सारे एक्टर्स थे। लेकिन आज के डेट में सिर्फ शाहरुख, सलमान और हार्डली आमिर खान ही है जो इतने सालों तक बॉलीवुड में कंटिन्यू कर पाए। बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सब फिल्म जोन में ही कोई प्रोड्यूसर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो वैसे ही इसमें भी है, हो सकता है कि आप लंबे समय तक इन्फ्लुएंसर ना बन पाओ, पर आप कुछ ऐसा बिजनेस पकड़ सकते हो उसी से रिलेटेड कि जो लंबे समय तक आपको अच्छा अर्निंग देते रहे। सो इसमें लोकल इन्फ्लुएंसर जो है
उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, कंटेंट या फिर ख़त्म हो जाता है, एक टाइम के बाद कंटेंट वायरल तो हो जाता है बट उसके बाद फिर वो कंटेंट डाउन हो जाता है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे, वो कैसे ग्रो करें? लोकल इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है ना कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि कंटेंट बनाना कैसे। जैसे मान लीजिए कोई रोड का बना रहा है, कोई कुछ भी बना के डाल दे रहा है ऐसा। जैसे जनरली मैं यहाँ जो देखता हूँ वो कंटेंट क्रिएटर्स ये करते हैं ना कि कुछ भी कंटेंट बना के डाल देते हैं। कोई मार धाड़ वाला वीडियो बना रहा है, कोई कहीं से जा रहा है उसका वीडियो बना रहा है। तो लोकल में जनरली ये होता है ना, बहुत सारे लोग अपना नीश ही नहीं पकड़ पाते हैं या कोई सीरियस नहीं होता कंटेंट के लिए। लोकल इन्फ्लुएंसर को ये करना चाहिए कि पहले तो अपने नीश को एकदम क्लियर करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसको अपने कंटेंट को स्ट्रांग बनाना चाहिए। उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका नीश क्या है। जैसे मैं एक लोकल कंटेंट क्रिएटर हूँ, फूड कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे को पता है कि मेरे को फूड का कंटेंट बनाना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसे मैं फूड का कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे को एकदम अपने फूड का ही कंटेंट बनाना है, अच्छा इंफॉर्मेटिव, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। उसके साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि आपको ऑडियंस भी लेके आना है। आप 10 लोग 15 लोग के सामने वीडियो बनाओ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कहो कि आपके पेज को शेयर करें। लेकिन वो शेयरिंग का तभी फायदा है जब आप अपना कंटेंट क्रिएशन को स्ट्रांग रखोगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आपका कंटेंट क्रिएशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कंटेंट क्रिएशन स्ट्रांग होगा तब आपका जो ग्रोथ है वो होगा। क्योंकि मैंने अपने चैनल में एनालिसिस किया है कि जितने भी ऑडियंस मेरे लोकल ऑडियंस है जो मेरे पेज पे, वो मेरे कंटेंट को देख के मेरे पास आए हैं। तो आपको अपना कंटेंट स्ट्रांग करना चाहिए, अपना नीश आपको पकड़ के रखना चाहिए कि आप किस चीज में बनाना चाहते हो। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं इस कैटेगरी में वीडियो बना रहा हूं और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने हैं कि लोगों को पसंद आएंगे, लोकल लोगों को पसंद आएंगे, तब जाके आप जो है प्रॉपर्ली ग्रो हो पाओगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप रोड का वीडियो बनाते हो, रायगढ़ में चौक का वीडियो बनाते हो, तो उस चौक के बारे में इंफॉर्मेशन डालो, खाली वीडियो मत डालो। उस चौक के बारे में बताओ, राजा चक्रधर सिंह के बारे में बताओ, रायगढ़ में हो आप तो ऐसी इंफॉर्मेशन दो लोगों को कि उनको लगे कि रायगढ़ की कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स हमें मिल रही है इसमें, तब आप ग्रोथ करोगे। जैसे कि और भी पेजेस हैं जो करते हैं रायगढ़ में, ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं। रायगढ़ सिटी पेज जो है वो इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देता है हमें हमारी जगह के बारे में। तो आपका जो भी नीश है, जैसे मैं फूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आपका जो भी नीश है उसको पकड़ के रखो, अपना कंटेंट क्रिएशन को स्ट्रांग रखो, क्रिएटिविटी बनाए रखो, ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो भी करो और साथ में है ना ऑडियंस का भी इंटरेक्शन रखो। ऑडियंस से भी पूछो आप। जैसे मेरी कई सारी स्टोरीज आप देखोगे तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ आपका फेवरेट जगह कौन सा है समोसा का, पोल डालता हूँ कि आपको ये पसंद है, यस नो। ऑडियंस को इंटरेक्ट करो, तब जाके आपको आपका ग्रोथ हो सकता है लोकली। आपको सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, नए ऑडियंस से इंगेज कर सको। ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग अभी ऐसा करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर मीटअप करवाते हैं, उसमें भी कई नए इन्फ्लुएंसर्स से हमें मिलने का मौका मिलता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो इन्फ्लुएंसर्स मीट करवाया था, मैंने भी नहीं सोचा था कि लगभग 200 से 250 इन्फ्लुएंसर है रायगढ़ में। मतलब सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जो आए नहीं, लगभग 70 to 80 लोग आए थे क्रिएटर्स मीट में, जिनको कोई नहीं जानता कि वो वीडियोस बनाते। कई लोग ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, रायगढ़ के हैं, पर उनके चैनल में लाखों लाखों व्यूज आते हैं, जिसको कोई नहीं जानता रायगढ़ में। वो नेशनल लेवल का चैनल है इस वजह से। तो ऐसे कई क्रिएटर्स होते हैं हमारे सिटी में जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, लेकिन हम जानते नहीं रहते हैं कैसे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं आज के डेट में यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। राइट। सो अब कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो एक इन्फ्लुएंसर को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही कोलैबोरेशन है या नहीं है? सबसे पहले तो वही है कि आपको अपना नीश पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरा नीश फूड है और आपको सामने से कोई फूड कैटेगरी वाला अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है कि आपके लिए सही कोलैबोरेशन है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम में भी कोलैबोरेशन का ऑप्शन आ गया, आप देखे होंगे। तो जनरली उसमें क्या होता है ना, आपको उसी नीश के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो। आप फूड का कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो तो वो भी फूड कैटेगरी में होना चाहिए, ऐसा कोलैबोरेशन। प्लस आपको पता होना चाहिए कि वो आपके नीश का है कि नहीं। अगर वो आपके नीश का नहीं है तो फिर वो कोलैबोरेशन के लिए सही नहीं। बट कभी कभी आप अदर कंटेंट भी डाल सकते हो। जैसे मेरे फूड कैटेगरी है
तो मैं भी दूसरे ब्रांड्स का प्रमोशन डाल देता हूँ कभी कभी, तो वो चलता है क्योंकि एक अर्निंग भी एक सोर्स है, वो जरूरी है इस वजह से। तो आपको देखना है कि आपके नीश में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर आपके नीश में फिट बैठ रहा है तो आप उसका प्रमोशन कीजिए। अगर नहीं बैठ रहा है और आप ज्यादा अदर नीश का प्रमोशन करते हो, जैसे मान लो आप फूड ब्लॉगर हो, आप किसी इलेक्ट्रिकल दुकान का प्रमोशन कर रहे हो या फिर ज्यादा कर रहे हो फूड से हटके, तो ऑडियंस भी बोर हो जाती है, फिर वो अनफॉलो करती है आपको, चैनल को फॉलो नहीं करती, इस चीज पे भी असर पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही कोलैबोरेशन कौन सा है और कौन से कोलैबोरेशन से आपको इफेक्ट हो सकता है। पर मैं ये कहूंगा कि आप डाल सकते हो अदर कैटेगरी के भी वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको लिमिटेड डालो। जैसे मेरा टारगेट होता है कि हर 5 में से 4 वीडियो फूड के हो, एक अदर ब्रांड के प्रमोशन हो, तो उससे ऑडियंस बोर भी नहीं होती और आपके लिए भी आपका पेज एक इंटरेक्टिव पेज भी बनता है, चैनल भी इंटरेक्टिव बनता है। लोगों को ऑड नहीं लगता कि भाई ये पैसे के लिए करता है सब चीज, ऐसा हो जाता है। और कभी भी अपने कंटेंट को आपको अपने हिसाब से बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, आप ये वीडियो अपलोड कर दो, पर वो सूटेबल नहीं है आपके पेज के लिए। तो आपको रिसेंटली मैं मना किया था, ऐसी 2-3 लोगों को मैं मना कर चुका हूं कि भाई वीडियोस मेरे हिसाब से बनने चाहिए, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं प्रमोट कर पाऊंगा आपको, तब वो काम करता है। नहीं तो उससे होता क्या है कि जिसका प्रमोशन करे उसका भी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और आपके पेज की वैल्यू भी खराब हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेज का वैल्यू। आप अपने पेज को एक ब्रांड टाइप बना के रखोगे, उसका वैल्यू रखोगे, तब आपको उसका वैल्यू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे कुकबुक शेयर्स है, तो कुकबुक शेयर्स रायगढ़ के लिए एक ब्रांड वैल्यू है। हर रेस्टोरेंट और कैफे चाहता है कि उनका प्रमोशन हो इस पेज पे, उनका वो डाले, तो एज अ ब्रांड उसको प्रमोट किया गया है। मैंने शुरू से उसका एज अ ब्रांड क्वालिटी पे फोकस किया, लाइक्स और ये व्यूज से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस किया है। तो ऐसा होता है। आज के डेट में आपको कंटेंट बनाने आता है ना, खाली कंटेंट क्रिएशन आता है, तो आपके पास बहुत जरिया है प्रमोट करने का। एक बिजनेस ओनर की पर्सपेक्टिव से सवाल है कि एक लोकल बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड कैसे कर सकता है? तो अगर मान लो मैं एज अ बिजनेस ओनर हूं, तो पुराना तरीका तो वही है, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, पॉम्पलेट। बट आज के डेट में सोशल मीडिया कितना क्रूशल हो गया वो सब जानते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से ये सोचता हूं कि उसको सारी चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में भी ऑडियंस बटी हुई है। जो हमारी बुजुर्ग ऑडियंस है वो न्यूज़पेपर के पॉम्पलेट्स ज्यादा पढ़ती है, लेकिन वो सोशल मीडिया भी देखते हैं, वो भी सोशल मीडिया देखते हैं। जो हमारे फादर हो गए, मदर हो गए, वो जो एज जनरेशन है वो भी पेपर पे या फिर टीवी पे ज्यादा डिपेंड है, फेसबुक पे ज्यादा डिपेंड है। तो एज अ बिजनेस ओनर, और जो हम यंग लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा डिपेंड है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, उस पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। आपको इन्फ्लुएंसर प्रमोशन भी करवाना चाहिए, वीडियो प्रमोशन भी करवाना चाहिए, न्यूज़पेपर भी, सारी चीजों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किससे आएगा। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, इससे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हो। तो आपको सारी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस में आपको सोशल मीडिया का प्रमोशन तो करवाना ही चाहिए। आज के डेट में सब करवाते हैं और सबको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग के पास एनालिटिक्स नहीं होता, हाँ, राइट। पर डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एनालिटिक्स होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपके पास फीडबैक होता है, जैसे मैं बताया कि मेरे को फीडबैक मिलता है बहुत लोगों का कि भैया यहाँ का खराब था, यहाँ का अच्छा था। तो फीडबैक के पर्पज से ये बहुत हेल्पफुल है। प्लस बिजनेस ओनर को एक ये भी आइडिया लग जाता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस का इम्पैक्ट कितना है लोगों पे, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं उसके बिजनेस पे, ये भी एनालिसिस हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरी तरह से सोशल मीडिया प्रमोशन करवाना तो सही नहीं होगा, पर आपको थोड़ा न्यूज़पेपर का भी सहारा लेना होगा, लीफलेट का भी सहारा लेना होगा, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स का भी सहारा लेना होगा, डिजिटल मार्केटिंग का भी। तो उसको यही है कि एक बजट बनाना पड़ेगा कि किस पे कितना इन्वेस्ट करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर जगह से हर अलग कैटेगरी की ऑडियंस उसको मिलेगी। आपको हो सकता है किसी नए रेस्टोरेंट के बारे में पॉम्पलेट चिपका हुआ दिख जाए, जैसे अब मेरा तो काम ही है तो मैं देख लेता हूं, बट मैंने एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मुझे पता चला, कल मैंने वो देखा, लीफलेट चिपका हुआ देखा, तब
तो कहीं से भी हो सकता है, तो उसको हर पॉसिबल संभावनाओं से अपने आप प्रमोशन करवाना चाहिए। तो आजकल जो स्टैटिक जो ग्राफिक्स होता है वो ज़्यादा वर्क करते हैं, फिर वीडियोस ज़्यादा वर्क करते हैं, ऐड में भी? मेरे को तो लगता है वीडियो ही सबसे ज्यादा वर्क करता है, कोई भी वीडियो से ही ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जो ग्राफिक्स होते हैं उसको हम लोग कई बार ज्यादा कमर्शियल होते हैं ग्राफिक्स, तो उसको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो हमारा इग्नोरेंस वाला वो बन गया है, वैल्यू बन गया है, हम बहुत इग्नोर कर देते हैं उन सब चीज़ों को। कहीं ना कहीं लोकल बिजनेस ओनर्स जो हैं इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करते हैं, मे बी, कि अगर आप कंटेंट बना सकते हो या फिर किसी को हायर भी कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए शायद वो लोग उतना सोचते नहीं है। कंटेंट अगर बनाते जाएंगे तो शायद ज़्यादा अवेयरनेस आएगा, उनके जो भी बिजनेस है, ब्रांड, तो ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर कोई भी लोकल बिजनेसमैन है, मतलब मैं उसको ये कहना चाहूँगा, कोई भी लोकल बिजनेस है, तो आप पैसे बचाने का मत सोचो, आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना ही चाहिए, उसका एक ब्रांड वैल्यू बनाना ही चाहिए, तभी आपका सामान बिकेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सीधी सीधी बात है, आप जानते हो सब बचपन से सुनते आ रहे हो, एकदम सच बात है। अब मैं आपसे कंटेंट क्रिएशन से अलग एक सवाल करने वाला हूँ कि इस पॉडकास्ट के शूट के पहले आपने बताया था कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, एंड मेडिटेशन के प्रैक्टिस के थ्रू आपने एक अलग डायमेंशन की भी एक्सपीरियंस किया है। सो मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपने लाइफ और कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प हो रहा है आपकी। सो बताइए इसके बारे में। असल में मैं जब अपना बीटेक पास किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया था, उसके बाद मैं खाली बैठा हुआ था, मतलब मेरे पास जॉब नहीं था, जॉब सर्च कर रहा था, तो मेरे मामा जी कहे कि आर्ट ऑफ लिविंग है बेंगलोर में, वहाँ पे सोलर का कोर्स चल रहा है, अभी फ्री कोर्स था। तो मेरा भी इंटरेस्ट था, मैं सोलर सीखना चाहता था, नए जमाने का है सोलर। तो मैं चले गया आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में। वहाँ आश्रम में गया तो वहाँ पे पता चला कि कोर्स फ्री है, जो गवर्नमेंट करवाती है, प्रधानमंत्री योजना वाला था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो उसके तहत वहाँ आश्रम में होता था, मतलब कोर्स होता था सोलर का। तो मैंने उसी को ज्वाइन किया तो पता चला कि आश्रम अपने तरफ से कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक कोर्स, जिसमें होता है योगा, मेडिटेशन और साधना। तो मैंने सोचा कि मेरे को सोलर का कोर्स तो करना ही है, पर इसके बारे में सुना बहुत है, मैं करके देखता हूँ। तो मैंने 3 महीने अपने आप को पूरा डिवोटेड कर दिया उसके लिए। वहां रहने के बाद मैंने महसूस किया कि काफी मतलब अलग एक्सपीरियंसेस मैंने महसूस किए। मुझे काफी मतलब मेडिटेशन करने के बाद काफी स्टेबल लगने लगा। जनरली ना ऐसा लगता है मेरे को ना कि हम जब हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो जब भी खाली नहीं होता ना, कुछ ना कुछ बातों से भरा रहता है, लोग कई सारी चीजें बोलती है, उन सब चीजों से भरा रहता है, तो हम ना सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो मेडिटेशन जैसे जिम होता है, जिम में ये होता है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पर हमारे अंदर जो सोल है उसका एक्सरसाइज कौन करेगा? उसके लिए होता है मेडिटेशन, जो आपके सोल, एक तरफ से कह सकते हैं सोल का एक्सरसाइज है। जब आप भी महसूस किए होंगे, हमेशा लाइब्रेरी में जाते हैं तो शांति होती है। वो शांति इसलिए होती है क्योंकि शांत दिमाग से ही आप कुछ सोच सकते हो और कुछ कर सकते हो। तो मेडिटेशन एक्चुअल में क्या करता है कि आपके दिमाग को बहुत ज्यादा शांत कर देता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे प्लानिंग है, पर आप क्यों नहीं कर पाते हो? अपने आलस की वजह से। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट होते हैं, उस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारी चीजों में फंस जाते हो। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, और जब आपका दिमाग शांत होता है तब आप सही डिसीजन ले पाते हो कि आपको क्या करना है। आप बहुत अच्छा लाइट फील करते हो, शरीर से भी, आप दिमाग से काफी लाइट फील करते हो, और आप बहुत सारे सही डिसीजंस ले पाते हो। तो मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर चाहता है तो उसको ये स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी में जरूर लाना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, वो प्रोडक्टिव सोच पाता है, क्योंकि उसका दिमाग शांत हो जाता है। एंड आई फील कि मेडिटेशन से, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऑब्जर्व करने का जो थिंकिंग है वो अच्छा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आप साइलेंट हो जाते हो। ओके।
जैसे कि मैंने कहा कि आपका दिमाग जब शांत हो जाता है तभी आप सबसे ज़्यादा सही डिसीजन ले पाते हो, और मेडिटेशन करने से आपका दिमाग ही है जो सबसे पहले शांत होता है। एज अ क्रिएटर मैं कहूँगा आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है मेडिटेशन करने से। तो आई वुड प्रिफर कि सबको स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज प्लस ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक से आपका फिजिकल फिटनेस हो रहा है तो एक से आपका अंदर का एम्पावरमेंट हो रहा है। ओके, सो हम इस टॉपिक पे और डेप्थ में जाएंगे किसी और दिन नए एपिसोड में, बट अभी ये बताइए कि हमारे इस पॉडकास्ट में आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रायगढ़ में मतलब इतना अच्छा सेटअप होगा पॉडकास्ट का। मतलब आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, वो दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली आपसे बात करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कंटिन्यू रखो और ग्रोथ करते रहो, क्योंकि आपने जो शुरू किया है वो भी रायगढ़ में फर्स्ट टाइम है, और हमेशा फर्स्ट टाइम जो शुरू करता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स झेलनी पड़ती है। राइट। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, वो एक तरफ से फायदेमंद तो होता है, लेकिन जो सेकंड मूवर होता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। अगर हमने सोशल मीडिया में बनाया है मार्केट को, तो जो सेकंड आएगा उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको समझाना नहीं पड़ेगा सामने वाले को कि प्रमोशन क्या होता है, वो चीज़ हम समझा चुके हैं। अब उसको बस अपना काम, कंटेंट बनाना है और काम शुरू करना है। और लोगों को सबसे बड़ी बात है ना, एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देखेगा तो मेरे ख्याल से वो एक सही डिसीजन ले पाएगा कि उसको अभी कंटेंट कैटेगरी में क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कब पैसे मांगने हैं, कब काम करना है। ओके भैया, थैंक यू सो मच अगेन, एंड वेल विशेस फॉर योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड हम बात करेंगे फिर से, और थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगा इनविटेशन के लिए, और मेरा पहला पॉडकास्ट था। मेरे को लगता था कि पॉडकास्ट में आसान होगा, पर इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। मेरा पहला प्रैक्टिस है, मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट का, बट काफ़ी मज़ा आया, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन तोष रावत पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, और ऐसी कई सारी स्टोरीज आएंगी, उनको ज़रूर एक्सपीरियंस करना, कुछ सीखने की कोशिश करना, और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय जोहार।